एक सेकंड के लिए इस जंगल को देखो। घना, खूबसूरत, सदियों से जैसा था वैसा ही। अब सोचो इसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा बस गायब हो जाए। पूफ, वैनिश। नहीं, ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये है कॉलोनियल इंडिया की असली कहानी। कितना जंगल गायब हुआ पता है? 9.7 मिलियन हेक्टेयर्स। इसे पर्सपेक्टिव में डालते हैं, ये एरिया पूरे वेस्ट बंगाल स्टेट से भी बड़ा है, जो बिल्कुल साफ कर दिया गया। और ये सब हुआ सिर्फ 40 साल के अंदर, 1880 से 1920 के बीच में। शॉकिंग, राइट? तो सबसे बड़ा सवाल, क्यों? ऐसा क्या हुआ अचानक? इतने सारे पेड़, इतने सारे जंगल, आखिर गए तो गए कहां? चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। इन सारे क्यों का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक टाइम मशीन में बैठना होगा। तो चलिए हम पर्दा उठाते हैं कॉलोनियल इंडिया और उसके गायब होते जंगलों की असली कहानी से। देखो, इस पूरी कहानी के सेंटर में ना दो बिल्कुल अलग अलग सोच हैं। एक तरफ वो लोग थे जिनके लिए जंगल उनका घर था, और दूसरी तरफ एक पूरा एम्पायर था जिसके लिए जंगल सिर्फ एक चीज थी, एक रिसोर्स जिसे यूज करना था। पता है ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे? उनके लिए ये घने जंगल अनप्रोडक्टिव जमीन थे, मतलब बेकार। उनकी नज़र में ये सिर्फ विल्डरनेस था जिसे इंप्रूव करने की ज़रूरत थी। और उनके लिए इंप्रूवमेंट का मतलब बहुत सिंपल था, जंगल साफ करो, वहां खेती शुरू करो और उससे रेवेन्यू यानी टैक्स वसूलो। और इस सोच के पीछे एक बहुत बहुत बड़ी वजह थी, एक ऐसी भूख जो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी, और वो थी लकड़ी की भूख, द हंगर फॉर वुड। सबसे पहले ब्रिटेन की रॉयल नेवी को पूरी दुनिया पर राज करने के लिए मजबूत जहाज़ों की ज़रूरत थी। प्रॉब्लम यह थी कि इंग्लैंड में उनके अपने ओक फॉरेस्ट्स लगभग खत्म हो रहे थे, तो उनकी नज़र कहाँ पड़ी? बिल्कुल सही, इंडिया के साल और टीक के सुपर स्ट्रॉन्ग जंगलों पर। तो बस इन जहाज़ों को बनाने के लिए यहां से जमकर लकड़ी एक्सपोर्ट होने लगी। लेकिन नेवी से भी बड़ी डिमांड आई एक ऐसी चीज से जिसने इंडिया को बदल कर रख दिया, रेलवेज। इतने बड़े देश को कंट्रोल करने के लिए, फौज को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए और रॉ मटेरियल्स को पोर्ट्स तक लाने के लिए रेलवेज उनकी लाइफलाइन थी। अब इन रेलवे ट्रैक्स को बिछाने के लिए जरूरत थी स्लीपर्स की। स्लीपर्स क्या है? ये वो लकड़ी के प्लैंक्स हैं जो पटरियों को अपनी जगह पर होल्ड करके रखते हैं। पर जरा इसका स्केल सोचो, हर 1 माइल ट्रैक के लिए लगभग 2000 स्लीपर्स लगते थे। 2000! सोचो कितने पेड़ काटे गए होंगे। और रेलवे नेटवर्क तो जैसे एक्सप्लोड ही हो गया। 1890 में जो ट्रैक लेंथ 25,000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा थी, वो 1946 तक 76,500 किलोमीटर से भी ऊपर चली गई। और सिंपल सा हिसाब था, जैसे जैसे ये लोहे की लकीरें देश में फैलती गईं, उनके आसपास के जंगल उतनी ही तेजी से साफ होते गए। अब इतनी मैसिव डिमांड पूरी करने के लिए ब्रिटिश अंधाधुंध पेड़ नहीं काट सकते थे। उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए था, कंट्रोल चाहिए था। तो उन्होंने बनाए नए नियम, नए कानून और एक नई साइंस, ताकि वो जंगलों को कंट्रोल कर सकें। और यहां कहानी में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, डीट्रिच ब्रांडिस, एक जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट जिन्हें इंडिया का पहला इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट बनाया गया। इन्होंने 1864 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस शुरू की और इंडिया के जंगलों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ब्रांडिस ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। सुनने में कितना अच्छा लगता है, साइंटिफिक, लेकिन इसका असली मतलब पता है क्या था? इसका मतलब था जो नेचुरल अलग अलग पेड़ों वाले सुंदर जंगल हैं उनको काट दो और उनकी जगह पर एक ही टाइप के पेड़ सीधी लाइन में एकदम फैक्ट्री जैसे उगाओ, सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल यूज के लिए। फर्क बिल्कुल साफ था, जैसे दिन और रात का। पहले एक नेचुरल फॉरेस्ट होता था जिसमें कई तरह के पेड़ थे जिसे गांव वाले यूज करते थे, और अब उसे बदलकर बना दिया गया एक साइंटिफिक फॉरेस्ट, यानी एक प्लांटेशन, सिर्फ एक टाइप का पेड़ सीधी सीधी लाइंस में, जिसका एक ही मकसद था, लकड़ी बेचना। और इस नए सिस्टम को लीगल बनाने के लिए 1878 में लाया गया फॉरेस्ट एक्ट। बेसिकली इसने जंगलों का बंटवारा कर दिया, 3 हिस्से बनाए। पहला, रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स। ये सबसे बेस्ट जंगल थे और यहां आम लोगों की एंट्री बिल्कुल बंद, बैंड। फिर आए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, जहां थोड़ी बहुत इजाजत थी पर रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। और आखिर में विलेज फॉरेस्ट्स, जो नाम के लिए तो गांव वालों के थे पर कंट्रोल अभी भी सरकार का ही था। तो इन नए कानूनों और इस नई साइंस की कीमत आखिर किसने चुकाई? ये सारा बोझ उठाया उस आम आदमी ने जो सदियों से इन्हीं जंगलों को अपना घर मानता आया था। सबसे पहला हमला हुआ शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम खेती पर। यह खेती का एक बहुत पुराना तरीका था। ब्रिटिशर्स को लगा कि इससे कीमती लकड़ी, टिम्बर, बर्बाद होता है, तो उन्होंने इस पर बैंड का थप्पा लगा दिया
और इस एक डिसीजन से लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। फिर बारी आई शिकार की। गांव वाले अपना पेट भरने के लिए हिरण या तीतर जैसे छोटे जानवरों का शिकार करते थे। इसे भी बैन कर दिया गया। और आयरनी देखो, वहीं दूसरी तरफ बड़े जानवरों जैसे टाइगर का शिकार करना ब्रिटिश ऑफिशियल्स के लिए एक स्पोर्ट बन गया, एक ट्रॉफी बन गई। सोचो, अपने घर के लिए लकड़ी काटना, अपने पशुओं को चराना, जंगल से फल फूल इकट्ठा करना, चूल्हे के लिए सूखी लकड़ी लाना, ये सारी चीजें जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी, अब जुर्म बन चुकी थी। इल्लीगल। लोगों को अपने ही घर से चोरी करने पर मजबूर कर दिया गया। ये सिर्फ कुछ कानून नहीं थे, ये एक फरमान था, एक ऑर्डर था, जिसने लोगों को अपने ही घर में अजनबी बना दिया। वो जमीन जिसने उन्हें सदियों से पाला था, अब उन्हें ही वहां ट्रेसपासर माना जा रहा था। उनकी पहचान, उनका कल्चर, उनका सर्वाइवल, सब कुछ खतरे में था। चलो, एक पल के लिए सोचिए, अगर आपका घर, आपकी फैमिली का सर्वाइवल उसी जंगल पर डिपेंड करता और अचानक एक दिन आपसे कहा जाता कि अब आप यहां नहीं आ सकते, तो आप क्या करते? सीरियसली पॉज करके सोचो। लेकिन लोग चुप नहीं बैठे। जब पानी सर से ऊपर चला गया तो उन्होंने आवाज उठाई। बस्तर से लेकर आंध्र प्रदेश तक इन काले कानूनों के खिलाफ बगावत की चिंगारियां जल उठी। फॉर एग्जाम्पल, 1910 में बस्तर में एक बड़ा विद्रोह हुआ था। और ये पूरी कहानी ये हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा करती है जो आज भी उतना ही जिंदा है। जंगल आखिर है किसका? उनका जो उसमें रहते हैं, या उनका जो उसे बस इस्तेमाल करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आज भी इंडिया के जंगलों का फ्यूचर तय कर रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?